डियर स्टूडेंट, सॉइल मैकेनिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम रिलेटिव डेंसिटी, थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी और एक्टिविटी नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो नॉन कोहेसिव सॉइल जैसे सैंड और ग्रेवल की डिग्री ऑफ डेंसनेस या रिलेटिव कॉम्पैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। रिलेटिव डेंसिटी को हम dr से डिनोट करते हैं और इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। dr बराबर होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, जहाँ पे ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट कंडीशन। चूँकि लूजेस्ट कंडीशन में जो सॉइल पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज होते हैं, जिस वजह से इनका वॉइड स्पेस ज़्यादा होता है, और वॉइड स्पेस यदि किसी सॉइल में ज़्यादा होगा तो उसका वॉइड रेशियो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए लूजेस्ट कंडीशन में किसी भी नॉन कोहेसिव सॉइल का वॉइड रेशियो मैक्सिमम होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ई मिनिमम है मिनिमम वॉइड रेशियो ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल इन डेंसेस्ट कंडीशन। आप फिगर में देख रहे हैं, चूँकि पार्टिकल बहुत पास पास अरेंज हैं, इस वजह से इनके बीच में वॉइड स्पेस बहुत कम है। इस वजह से सॉइल का वॉइड रेशियो क्या होगा, मिनिमम होगा। ई नेचुरल किसी भी सॉइल की इन सिचु कंडीशन में या जो साइट पर जो सॉइल अवेलेबल है उसका वॉइड रेशियो ई नेचुरल कहलाता है। यदि हम यह एज्यूम करें कि किसी भी नॉन कोहेसिव सॉइल जैसे सैंड और ग्रेवल के पार्टिकल्स परफेक्टली स्फेरिकल शेप के हैं, तो हम सॉइल के उन पार्टिकल्स को दो फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। पहला फॉर्म होता है क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इस केस में जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजेस्ट कंडीशन में होंगे और इनका वॉइड रेशियो ई मैक्स बराबर होगा 0.91। दूसरा अरेंजमेंट किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल्स को हम रैम्बोहेड्रल फॉर्म में अरेंज करते हैं। इस केस में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं आप फिगर में देख रहे हैं, उनमें वॉइड स्पेस मिनिमम होता है। क्योंकि वॉइड स्पेस मिनिमम है, इस वजह से सॉइल का जो वॉइड रेशियो होगा ई मिनिमम बराबर हो जाएगा 0.35। इसका सिंपल सा मतलब यह होता है, यदि किसी भी सॉइल पार्टिकल्स क्यूबिकल एरे में अरेंज होते हैं तो वो सॉइल लूज कंडीशन में होंगी, यानी उसकी डेंसिटी कम होगी। और यदि सॉइल के पार्टिकल्स रैम्बोहेड्रल एरे में अरेंज होते हैं तो वो सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है और सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू के आधार पर हम किसी भी सॉइल को उसकी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन या डेंसिटी के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी और क्लासिफिकेशन। यदि रिलेटिव डेंसिटी इज़ लेस देन 15, इसका मतलब है वो सॉइल वेरी लूज कंडीशन में है। यदि आरडी की वैल्यू 15 से 35 के बीच में होती है, इसका मतलब वो सॉइल लूज कंडीशन में है। यदि 35 से 65 के बीच में है तो मीडियम कंडीशन में है। 65 से 85 है तो वो सॉइल डेंस कहलाएगी। और यदि रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मोर देन 85 होती है तो वेरी डेंस सॉइल कहलाती है। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू जनरली 0 से 100 के बीच में होती है। यदि आर डी बराबर 0 होता है, इसका मतलब होता है कि वो सॉइल लूजेस्ट कंडीशन में है। और यदि आर डी बराबर 100% के बराबर होता है तो वो सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में होगी। रिलेटिव डेंसिटी को हम डेंसिटी के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है गामा डी मैक्स अपॉन गामा नेचुरल इंटू गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम इंटू 100, जहाँ पे गामा डी मैक्स क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सॉइल इन डेंसेस्ट कंडीशन। गामा डी मिनिमम होता है मिनिमम डेंसिटी ऑफ सॉइल इन लूजेस्ट कंडीशन, और गामा डी नेचुरल डेंसिटी ऑफ सॉइल एट साइट
और नेचुरल कंडीशन। थिक्सोट्रॉपी सॉइल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें यदि किसी भी सॉइल को रिमोल्ड किया जाता है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ लॉस्ट हो जाती है। लेकिन थिक्सोट्रॉपी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल को यदि कुछ समय के लिए फिर से फ्रीली छोड़ दिया जाता है तो वह अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन कर लेती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल रीगेनिंग स्ट्रेंथ आफ्टर द रिमोल्डिंग। थिक्सोट्रॉपी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए फिगर में एक ट्रायल पिट को शो किया गया है जिसमें अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अवेलेबल है। इस केस में सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। अब हमने इस जो ट्रायल पिट है उसमें से सॉइल को खोद कर बाहर निकाल लिया गया, मतलब सॉइल जो रिप्रेजेंट थी ट्रायल पिट में उसको एक्सकवेट किया और बाहर निकाल लिया। अब क्या हुआ है, सॉइल का जो सैंपल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि पहले वो कॉम्पैक्टेड कंडीशन में था, हमने उसको एक्सकवेट कर लिया तो वो किस कंडीशन में आ गया है, लूज कंडीशन में आ गया है। अब यदि इस सॉइल की हम शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो यह क्या होगी, कम होगी, मतलब इसमें कुछ लॉस हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ में। अब हम क्या करते हैं, फिगर 3 में आप ध्यान से देखिए, इस सॉइल को हमने फिर से उसी ट्रायल पिट में रिफ़िल कर दिया और कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके कारण सॉइल अपनी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है उसको फिर से रिगेन कर लेती है। ये पार्टिकल फिर से जिस कंडीशन में थे नेचुरल प्रोसेस के कारण रीएडजस्ट हो जाएंगे और अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। क्लेई सॉइल के केस में लार्जर थिक्सोट्रॉपी होती है एज कंपेयर टू सिंगल ग्रेन सॉइल। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो क्लेई सॉइल है यदि उसको अनडिस्टर्ब कर दिया जाए और उसको तो वह इजीली या कम समय में अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगी। मतलब थिक्सोट्रॉपी के लिए जो क्लेई सॉइल होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कंपेयर टू सिंगल ग्रेन सॉइल। यहाँ पे सिंगल ग्रेन सॉइल से मतलब होता है सैंडी सॉइल से। ओके, थिक्सोट्रॉपी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पाइल है, फ्रिक्शन पाइल, और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन पाइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है या स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इसके पेरीफेरी और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन पे। अब हमने इस सॉइल जो फ्रिक्शन पाइल है उसको ग्राउंड में ड्रॉप हैमर की हेल्प से इंसर्ट किया। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इसकी जो चारों तरफ जो सॉइल है पाइल के वो कैसी हो जाएगी, हैमर के इम्पैक्ट के कारण डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होने के कारण जो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस था जो सॉइल पार्टिकल्स का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि हम इसे अभी तुरंत निकालना चाहें तो इस पाइल को इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसी पाइल को 1 महीने बाद निकालना चाहें तो अपन उसको आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा कारण है कि जब हमने उस पाइल को इंसर्ट किया था ग्राउंड में तो उसने चारों तरफ की सॉइल को क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन थिक्सोट्रॉपी प्रोसेस के कारण वो पार्टिकल फिर से रीअरेंज हो गए हैं, यानी अपनी नेचुरल कंडीशन में पहुंच गए हैं। इस वजह से जो पाइल है और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए उसको आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। मतलब इससे अपन आसानी से यह समझ सकते हैं कि चूँकि हमने जब फाइल को इंसर्ट किया था तो आपस के जो चारों तरफ की सॉइल है वो डिस्टर्ब हो गई थी, उसका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस और शियर स्ट्रेंथ कम हो गया था। लेकिन जैसे यही टाइम होता गया वो पार्टिकल फिर से नेचुरली रीएडजस्ट हो गए और उसकी स्ट्रेंथ फिर से रिगेन हो गई। सेंसिटिविटी सॉइल की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है जो सॉइल का डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को एक्सप्रेस करता है। सेंसिटिविटी ST इक्वल टू होता है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइडेड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। किसी भी सॉइल की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल मोल्ड प्रिपेयर करते हैं जिसकी हाइट उसके डायामीटर से 2 टाइम्स रहती है।
आप फिगर में एक सिलेंड्रिकल सैंपल को देख रहे हैं जिसका डायमीटर d है और इसकी हाइट 2d है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन की हेल्प से निकालते हैं। इस प्रोसेस में हम सॉइल सैंपल पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं और वह मैक्सिमम लोड जिस पर ये सॉइल सैंपल या वो मैक्सिमम लोड को विदाउट फेलियर रेसिस्ट कर लेता है उसको हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सैंपल बोलते हैं। इस केस में सॉइल सैंपल का फेलियर 3 तरीके से हो सकता है। पहला फेलियर होता है बल्जिंग फेलियर, दूसरा होता है शियर फेलियर और तीसरा होता है कंबाइंड फेलियर। बल्जिंग फेलियर में क्या होता है कि जब इस पर हम कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं तो जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्वेल कर जाता है। मतलब सेंट्रल पोर्शन का यदि किसी भी सॉइल सैंपल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बल्जिंग बोलते हैं। दूसरा फेलियर होता है सैंपल का हो सकता है शियर फेलियर। शियर फेलियर का मतलब होता है कि यदि किसी भी सॉइल सैंपल का फेलियर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग 2 टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, शियर फेलियर। और तीसरा होता है कंबाइंड फेलियर। यदि हमने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किया और सॉइल सैंपल का जो फेलियर होता है वो कंबाइंड एक्शन के कारण होता है, बल्जिंग और शियर के, तो उसको क्या कहा जाता है, कंबाइंड फेलियर ऑफ सॉइल सैंपल। बल्जिंग फेलियर जनरली प्योरली क्ले में होता है। तो किसी भी सॉइल की सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम 2 तरीके के सैंपल लेते हैं। एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल प्रिपेयर करते हैं और दूसरा डिस्टर्ब्ड सैंपल प्रिपेयर करते हैं। अनडिस्टर्ब्ड केस में उसका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं और रिमोल्डेड केस या डिस्टर्ब्ड केस में हम उसका अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका जो रेशियो होगा वो किसी भी सॉइल की सेंसिटिविटी कहलाती है। टेबल में सेंसिटिविटी नंबर के आधार पर कोई भी सॉइल कितनी सेंसिटिव होगी उसको शो किया गया है। यदि किसी सॉइल का जो सेंसिटिविटी नंबर होता है वो 1 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वो सॉइल ग्रेबल और कोर्स सैंड होगी और इसका नेचर इनसेंसिटिव नेचर का होगा। इसका मतलब सिंपल सा है, यदि ग्रेबल और कोर्स सैंड के केस में जनरली सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। मतलब जो नेचुरल कंडीशन में जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की यूसीएस आएगी वही किस केस में आएगी, डिस्टर्ब्ड सैंपल के केस में आएगी। यदि सेंसिटिविटी नंबर 2 से 4 के बीच में होता है तो वो नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल होगी। यदि 4 से 8 के बीच में होगा तो वो सेंसिटिव सॉइल होगी। इसका एग्जाम्पल है सिल्ट एंड क्ले। यदि 8 से 16 के बीच में होगी तो वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल कहलाएगी। और यदि सेंसिटिविटी नंबर की वैल्यू 16 से ज़्यादा होती है या 16 या ग्रेटर देन 16 तो वो अनस्टेबल सॉइल कहलाएगी और इसका एग्जाम्पल है क्विक क्ले। Key points about sensitivity of soil. Higher the sensitivity, higher is the thixotropic hardening. मतलब जितनी ज़्यादा किसी भी सॉइल की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी वह उतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगा। जनरल केस में जो सेंसिटिविटी नंबर होता है किसी भी सॉइल का 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में सेंसिटिविटी नंबर इक्वल टू 1 या लेस देन 1 हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रिप क्ले विद फीजर्स एंड क्रैक्स। मतलब कोई भी स्ट्रिप क्ले है, यदि उसमें क्रैक्स अवेलेबल हैं तो उस सॉइल का सेंसिटिविटी नंबर 1 या 1 से कम हो सकता है। एक्टिविटी नंबर सॉइल मैकेनिक्स में एक ऐसा पैरामीटर्स होता है जिसके बेसिस पर हम सॉइल के श्रिंकेज और स्वेलिंग बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एक्टिविटी नंबर AC बराबर होता है IP अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल इन सॉइल, जहाँ पे IP क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल, और परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल लेस देन 2% का ये क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब एक्टिविटी नंबर बराबर होता है IP अपॉन क्ले कंटेंट। और क्ले हम क्या जानते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉइल में जिनकी साइज़ 2 माइक्रोन से कम होती है। एक्टिविटी नंबर के आधार पर हम यह पता कर सकते हैं कि यह सॉइल कैसी है।
यदि एक्टिविटी नंबर और किसी भी सॉइल का 0.75 से कम होता है तो वो सॉइल कैसी होगी, इनएक्टिव होगी। यदि एक्टिविटी नंबर की वैल्यू 0.75 से 1.25 के बीच में है तो वो नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी, और यदि 1.25 के बीच में है, 1.25 से ज़्यादा है तो वो कैसी हो जाएगी, एक्टिव क्ले कहलाएगी। अब इनएक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे कि उस सॉइल में या उस क्ले में मिनिमम स्वेलिंग और मिनिमम श्रिंकेज होगा, मतलब देयर इज़ नो नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज होगा। नॉर्मल एक्टिव में मतलब एक कंसीडरेबल स्वेलिंग होगी उस सॉइल में, वो कंसीडरेबल श्रिंकेज होगा। लेकिन यदि वो एक्टिव सॉइल है तो उसका मतलब होता है कि उस केस में हाईली श्रिंकेबल सॉइल होगी और हाईली स्वेलेबल सॉइल होगी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होगा और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी। इसका एग्जाम्पल होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी सॉइल में कि जो स्वेलिंग होती है या श्रिंकेज होता है वो किस पर डिपेंड करती है, क्ले मिनरल्स पर डिपेंड करती है। और क्ले मिनरल 3 प्रकार के होते हैं, कायोलाइनाइट, एलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। यदि किसी भी क्लेई सॉइल में कायोलाइनाइट मिनरल अवेलेबल है तो उस सॉइल में नेग्लिजिबल स्वेलिंग और श्रिंकेज होगी। यदि उसमें एलाइट होगी तो उसमें कायोलाइनाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होगा। और यदि किसी भी क्ले में मेन मिनरल मोंटमोरिलोनाइट है तो उसमें हाईली वो श्रिंकेबल होगी और हाईली उसमें स्वेलिंग होगी। ओके, अब चूंकि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सा मिनरल अवेलेबल होगा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि उस सॉइल का हम क्या निकाल लें, एक्टिविटी नंबर निकाल लें। यदि किसी भी सॉइल का एक्टिविटी नंबर 0.35 से कम है तो इसका मतलब है कि उसमें कायोलाइनाइट मिनरल अवेलेबल है, यानी वो सॉइल कैसी होगी, इनएक्टिव होगी। यदि एक्टिविटी नंबर 0.38 से 0.9 के बीच में होता है तो वो नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी। और यदि किसी भी सॉइल का एक्टिविटी नंबर 0.9 से 7.2 के बीच में होता है तो वो सॉइल कैसी मानी जाएगी, एक्टिव सॉइल मानी जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें मोंटमोरिलोनाइट मिनरल ज़्यादा प्रेजेंट है, या उस क्ले का मेन मिनरल्स क्या है, मोंटमोरिलोनाइट है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।